हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हमने उसमें अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यहाँ पर करने वाले हैं, जो हमारे को पेज नंबर 153 पे दे रखा है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर विच ट्राइंगल हैज़ ग्रेटर एरिया। आपको दिख रहा है कि यहाँ दो रेक्टेंगल्स के अंदर दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ट्राइंगल XDC और ट्राइंगल YDC। ये दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखे हैं। इफ बोथ द रेक्टेंगल्स आर आइडेंटिकल, कह रहा है ये दोनों रेक्टेंगल एकदम सेम है, तो बताओ इन दोनों ट्राइंगल में से किसका एरिया जो है वो ज़्यादा होगा। सबसे पहली बात, जब दोनों रेक्टेंगल सेम है, आइडेंटिकल है, तो जो इनका एरिया होगा ना वो दोनों का इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं, DC। और अगर हम हाइट की बात करें इस ट्राइंगल की, तो इन दोनों की हाइट भी सेम है। जो रेक्टेंगल की हाइट है वही ट्राइंगल की हाइट होगी यहाँ पर, तो AD। जब इनकी हाइट सेम है, इनका बेस सेम है, तो फिर इनका एरिया भी तो सेम ही होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो जब दोनों का बेस और हाइट सेम है, तो फिर दोनों का एरिया भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा यहाँ पर रीजन लिख देना है, बोथ ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया। और रीजन में वही दे दोगे कि दोनों रेक्टेंगल्स आइडेंटिकल थे, तो दोनों ट्राइंगल्स का सेम बेस था और सेम हाइट थी, तो इसलिए उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? चलिए, तो अब इससे आपको एक चीज़ पता चल गई, अगर दो रेक्टेंगल्स के आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स बने हुए हैं और सेम बेस पे ही हैं, तो उनका एरिया जो होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर विच ट्राइंगल हैज़ ग्रेटर एरिया। अगेन आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं। अब फिर से वही चीज़ है कि रेक्टेंगल्स जो है वो आइडेंटिकल है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है, इसका बेस जो है वो है यहाँ पर DC, और जो इसका बेस है वो है यहाँ पर BC, पर ये दोनों रेक्टेंगल्स आइडेंटिकल है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन ईच केस बाय ड्रॉपिंग द एल्टीट्यूड फ्रॉम X एंड Y, इट बिकम क्लियर दैट ईच ट्राइंगल हैज़ एग्जैक्टली हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC। तो उन्होंने बोला कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्टीट्यूड्स को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, X एंड Y से ऐसे एल्टीट्यूड्स, तो हम ये जानेंगे कि जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं ये रेक्टेंगल का बिल्कुल हाफ एरिया ले रहे हैं, दोनों ही। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रीजन में लिख देंगे, बोथ ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगल का हाफ एरिया ले रहे हैं और दोनों रेक्टेंगल्स जो है वो आइडेंटिकल है। तो अगर दोनों का एरिया 20 है, इसका भी 20 है रेक्टेंगल का और इसका भी, तो दोनों का जो ट्राइंगल्स है उनका एरिया हाफ हाफ है, तो दोनों का 10-10 ही तो होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस केस में भी हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो सेम आएगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर ट्राइंगल के बेस अलग है तो कैसे एरिया सेम आया, क्योंकि हमने X और Y से एल्टीट्यूड डाला, तो हमने ये जाना कि वो जो ट्राइंगल्स हैं वो रेक्टेंगल को बिल्कुल हाफ एरिया ले रहे हैं, और दोनों रेक्टेंगल्स आइडेंटिकल है, तो फिर एरिया तो सेम आएगा ही आएगा। क्लियर? फिर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल XDC। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अगर मैं बेस की बात करूँ यहाँ पर, तो वो CD है जो कि मुझे 5 गिवन है। ठीक है, और अगर मैं हाइट की बात करूँ, तो जितनी इस बॉक्स की रेक्टेंगल की हाइट होगी उतनी इस ट्राइंगल की होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट होगी, जो कि मुझे 4 गिवन है। तो 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 कट होके मेरे पास एरिया आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? आपसे यही कह रहे हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट मेजरमेंट्स डू वी नीड। अगर हमारे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो क्या क्या मेजरमेंट्स हमें चाहिए। वी नीड साइड लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल। अगर मुझे रेक्टेंगल की साइड लेंथ पता है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ पता है, तो मैं एक उसके अंदर जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया निकाल सकती हूँ, बेस और हाइट, क्योंकि मुझे वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ डू वी गेट द आउटर रेक्टेंगल फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल से हम आउटर रेक्टेंगल कैसे निकाल सकते हैं। ये देखो, मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है यहाँ ABC, ये वाला। इस पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसी बेस से ये लाइंस 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ कर दिए, D पे कर दिया और C पे कर दिया। क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि BC के पैरेलल होगी। तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो BCDE जो ये बना है पूरा, जो भी हमने बनाया वो एक रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एंगल एक तो 90 डिग्री का है। ठीक है, लेट अस टेक इट साइड लेंथ टू बी द हाइट एंड बेस। तो जो ये इसकी है, इसको हमने बेस मांग लिया ट्राइंगल का, और जो ये लेंथ है वो इसकी ट्राइंगल की क्या हो गई, हाइट हो गई।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पर से मेरे पास फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले से हम आगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहे हैं, सिंस बी एक्स ए ई जो ये हाफ है इतना, सिर्फ ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज सेम एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। कह रहे हैं तो इस केस में जो रेक्टेंगल की हाइट है वही ट्राइंगल की हाइट है। सिमिलरली ये भी एक रेक्टेंगल है और इस केस में भी जो ट्राइंगल की हाइट है वही हमारी रेक्टेंगल की हाइट है। क्लियर? दस इफ द हाइट एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल आर नोन, तो अगर मुझे एक ट्राइंगल का हाइट और बेस दोनों पता है तो उससे मैं उसका एरिया निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर हो गया? फिर कह रहा है विल दिस फॉर्मूला होल्ड फॉर द काइंड ऑफ रेक्टेंगल अराउंड विच वी कैन नॉट ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद BC एज अ बेस। कह रहा है ये फॉर्मूला उस ट्राइंगल में काम आएगा जिसमें हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं कर सकते BC एज अ बेस, इस बेस को लेके, क्योंकि BC पे हम 90 डिग्री बना रहे थे ना, वो यहाँ पर तो नहीं बन सकता, तो इस केस में ये फॉर्मूला काम आ सकता है। तो हेयर इज अ वन वे टू लुक एट इट, एक तरीका है इसे देखने का। चलिए देखते हैं इसका एरिया अब हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ लिखा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एंड ADB। आप देख रहे हो यहाँ पर दो ट्राइंगल बनने हैं, एक तो ये पूरा बड़े वाला ADC और एक ये जो छोटे वाला है ADB। तो अगर मैं इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से ये जो छोटे वाला ट्राइंगल का एरिया इसको हटा दूं तो फिर मेरे पास यही ट्राइंगल का एरिया बचेगा, है ना। अब ये कैसे हटाएंगे वो यहाँ देखिए, फॉर्मूला मैं सेम लगा रही हूँ दोनों में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बड़े वाले की बात करूँ तो जो इसका बेस है वो है हमारे पास DC, हाइट तो सेम ही रहेगी ना H, है ना। और अगर मैं छोटे वाले इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो इसका जो बेस है वो है DB, पर हाइट तो H ही रहेगी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो ये लिखा हुआ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, जिसमें से मैंने हाफ और H जो है वो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या DC माइनस DB। तो अगर मैं DC में से DB को माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा, BC, तो यहाँ आ गया BC। तो इसका मतलब जब आप किसी भी ट्राइंगल के बाहर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये हर केस में जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स हैं सब में फॉलो करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सम एप्लीकेशंस ऑफ द एरिया फॉर्मूला। अब यहाँ कुछ एप्लीकेशंस दे रखे हैं, वो क्या है, जैसे फर्स्ट में कह रहा है फाइंड BY, आपको ये फाइंड करना है। तो BY कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वट इज द एरिया ट्राइंगल ABC बड़ा वाला जो ये ट्राइंगल बना हुआ है ये, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होगा, जिसमें मेरे को यहाँ पर बेस पता है 5 है और हाइट पता है 3 है, तो 15 अपॉन में 2 हो गया। हाफ बेस की जगह 5 और हाइट की जगह 3 रखा तो 15 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी रिटर्न एट, लेकिन आप उसे एक तरीके से और लिख सकते हो इसी ट्राइंगल के एरिया को, वो कैसे, हाफ, अब BY जो है BY इंटू में AC ये वाला देखो AC, ठीक है, ये वाला बेस लिया है मैंने AC और जो हाइट लिया वो लिया BY। एक ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, देखो अभी मैंने बेस ये लिया तो हाइट ये ले ली, अगले केस में मैं बेस ये वाला ले लूंगी तो हाइट ये वाली लूंगी, ऐसी एक तरीके से मैं बेस ये वाली साइड भी ले सकती हूँ और हाइट ये ले सकती हूँ, तो 3 तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि हम उसमें 3 बेस ले सकते हैं। तब उन्होंने ये वाला बेस ले लिया AC, तो उनकी हाइट हो गई BY। AC मुझे 4 दे रखा है पर BY तो मुझे फाइंड ही करना है, तो वो आ गया 2BY, इसको इससे कट कर दिया 2BY। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 2BY, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 15/2 दूसरा बेस लेके, तो इसका मतलब ये दोनों जो एरिया है वो एक ही ट्राइंगल के तो हैं, ABC वाले ट्राइंगल के, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ से अपनी BY की वैल्यू निकाली। तो कई बार ऐसा होता है हमें एक ही ट्राइंगल में 2 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ता है डिफरेंट बेस और हाइट लेके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, अब इसमें आपसे कह रहा है यहाँ पर आर द 4 ट्राइंगल्स ऑब्टेन बाय ड्राइंग द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल रीजन 1 to 4 इन द फिगर ऑफ इक्वल एरिया। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर, एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स बनाए, जैसे इन्होंने 2 डायगोनल्स बनाए हुआ क्या, उसमें 4 ट्राइंगल्स बन गए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4। तो कह रहे हैं क्या इन सबका एरिया जो है वो इक्वल होगा। क्लियरली
द ट्राइंगल्स 1 to 4 आर नॉट 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आपको देख के पता चल रहा है कि जो ये चारों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते तो जरूर इनका एरिया सेम होता। टू कंपेयर देयर एरिया लेट अस कंसिडर एनी टू एडजेसेंट ट्राइंगल्स से 1 and 2। अब इनका एरिया कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स मतलब जो एक के बाद एक ट्राइंगल्स है उनको ले लेते हैं, 1 और 2 को। सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड ऑन इट्स हाइट एंड बेस, अभी हम करके आए कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो उसके बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। लेट अस कंसिडर सुटेबल हाइट बेस पेयर इन ईच ऑफ द ट्राइंगल। इफ ओडी एंड ओबी आर टेकन एज द बेस, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक सूटेबल हाइट ले ली, हमने ए से एक परपेंडिकुलर डाला ऐसे, जिसको हमने एक्स नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ट्राइंगल 1 का हो गया है। उसी तरीके से आप ऐसे ट्राइंगल 2 में भी डाल लोगे। देन वी सी दैट बोथ ट्राइंगल हैव सेम एल्टीट्यूड। अगर आप देखो यहाँ पर आपने क्या किया, इफ ओडी एंड ओबी आर टेकन एज बेस, अगर आप ओबी यहाँ पर देखो इस वाली फिगर में, अगर आप ओबी को एक बेस लेते हो इस वाले ट्राइंगल के लिए और इस वाले ट्राइंगल के लिए ओडी को बेस लेते हो, तो ये पूरी एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर एक ही बार तो परपेंडिकुलर डालोगे। तो इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर डाला है, जो ये हाइट है, वो दोनों ट्राइंगल्स में काम आ जाएगी, फर्स्ट वाले में भी और सेकेंड वाले में भी। वी ऑल्सो हैव ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। हमें पता है कि जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। सो ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 हैव एन इक्वल एरिया। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया तो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट दोनों की सेम है और जो दोनों का बेस है वो दोनों का सेम है, तब ओ डी और ओ बी की लेंथ दोनों की सेम है। ठीक है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। वी ऑल्सो हैव ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, सिंस था ये हमने कर ही लिया। तो ऐसे तो फिर हम बाकी के दो का भी निकाल सकते हैं। 1 और 2 का जब हमने निकाल लिया, उनका इक्वल एरिया है क्योंकि उनकी हाइट तो सेम ही है और जो उनका बेस है उनकी बेस लेंथ जो है वो दोनों की सेम है। तो फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरल स्टेटमेंट। इन अ ट्राइंगल द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड डिवाइड द ट्राइंगल इंटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इससे एक यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट निकल के आती है, वो क्या कि अगर आप ट्राइंगल की एक वर्टेक्स से जो है अपोजिट साइड पे एक मिड पॉइंट पे यहाँ पर ज्वाइन करते हो उसको, तो जो वो लाइन है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो ट्राइंगल को, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा। और ये ध्यान रखना कि ये मिड पॉइंट पे होना चाहिए, ये एल्टीट्यूड नहीं है, ये मीडियन है। ठीक है, कह रहा है ट्राइंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस विद अ कॉमन बेस। अब यहाँ पर ट्राइंगल बना रखे हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, BC और L मेरी पैरेलल लाइंस है पर उनका बेस जो है वो कॉमन है। तो लाइन L जो है वो पैरेलल है BC के। कंसिडर द डिफरेंट ट्राइंगल दैट हैव BC एज देयर बेस। अब BC बेस होगा वो ट्राइंगल्स देखते हैं, एंड विद देयर थर्ड वर्टेक्स लाइंग एनीवेयर ऑन L। थर्ड वर्टेक्स जो होगी, क्योंकि उस ट्राइंगल की दो वर्टेक्स तो यही हो गई B और C, जो थर्ड वर्टेक्स है वो L वाली लाइन पे कहीं लाई कर रही है। जैसे एक ट्राइंगल तो यही हो गया, दूसरा आप ये भी ले सकते हो, ये भी L पे लाई कर रही है, तीसरा आप ये भी ले सकते हो, ऐसे एक ट्राइंगल, ठीक है, ये भी L पे लाई कर रही है। विच ऑफ दिस ट्राइंगल हैज द मैक्सिमम एरिया एंड विच हैज द मिनिमम एरिया। विच ऑफ दिस ट्राइंगल हैव द मैक्सिमम पैरीमीटर एंड विच हैज द मिनिमम पैरीमीटर। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बताओ किन ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा और किन ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो मिनिमम होगा, और किन ट्राइंगल्स का पेरीमीटर मैक्सिमम होगा और किन का मिनिमम होगा। हियर वी विल ओनली शो हाउ टू फाइंड द ट्राइंगल्स विद द मिनिमम पेरीमीटर एंड लीव द अदर क्वेश्चन एज एक्स। तो हम यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जिस भी ट्राइंगल का मिनिमम पेरीमीटर है वो आपको यहाँ बताया, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया एंड पेरीमीटर वो हम एक्सरसाइज में करें। क्या कह रहा है इसमें, Tuition might suggest that the triangle with minimum perimeter can be obtained by constructing the perpendicular bisector of BC। उन्होंने क्या किया, एक BC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया, चाहे आप यहाँ से डाल दो ऐसे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ये, तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा जब बाइसेक्टर है तो। बट हाउ डू वी जस्टिफाई दैट दिस ट्राइंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर अमंग ऑल ट्राइंगल्स। पर ये सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही कैसे बता सकता है इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो सबसे कम है एज कंपैरिजन टू अदर। फर्स्टली
नोट दैट इन ऑल दिस ट्राइंगल BC इज द कॉमन बेस। ये तो मुझे पता है, 3 ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल्स के अंदर जो BC है वो कॉमन है। Therefore, it is enough to consider the sum of the other two sides. तो हम बाकी दो sides को consider करें सिर्फ। Now let us imagine the line L as a mirror. Then we get a reflection of all the points and line below it. हमने यहाँ पर माना कि L है, ये reflection line है, mirror है एक, तो इससे हमारे को क्या मिलेगा, हमें एक reflection मिलेगा सारे points का। While studying the properties of plane mirror, we experimentally observed that the distance of an image behind the mirror is same as the distance of the object in front of the mirror. तो ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि मिरर के पीछे जितनी इमेज बनती है जितने डिस्टेंस पे, उतनी ही वो मिरर के आगे भी होती है। दिस लॉ कैन बी यूज टू लोकेट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट लाइंग बिलो द लाइन L। तो ये हमारे को हेल्प करेगी कि जो L लाइन से नीचे के पॉइंट्स हैं मैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि वो कितने डिस्टेंस पे हैं। वी कैन से अबाउट द लेंथ ऑफ AB एंड इट्स रिफ्लेक्शन AB डैश। चलो देखो, ये मेरे पास वो एक ट्राइंगल था ABC, ये रहा, मैंने इसका रिफ्लेक्शन बना दिया ऊपर। तो जो रिफ्लेक्शन बनाया वो B डैश और C डैश से शो कर रहा है। A तो कॉमन पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। सिंस ट्राइंगल AXB, अब ये वाला ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AXB डैश के। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि जो AB है वो BC के B डैश के बराबर होगी, और दूसरा यहाँ पर आप एक लाइन आपको कॉमन भी मिल जाएगी यहाँ पर, ऐसी AC जो है वो AC डैश के बराबर होगी। Therefore, the length of the path B to A और A to C is the same as the length of the path B to A and A to C डैश, क्योंकि C और C डैश दोनों बराबर ही है, तो फिर दोनों के पाथ एकदम सेम होंगे, है ना। दिस इज ट्रू नो मैटर वेयर पॉइंट A इज ऑन लाइन L। तो ये हर केस में कंडीशन ट्रू होगी, जो ये A पॉइंट है ये लाइन L पे कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं पर भी हो। सो फाइंडिंग पॉइंट A दैट गिव द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब हमने क्या किया, पॉइंट A हम इस तरीके से निकालेंगे कि वो हमें सबसे छोटा रास्ता बताए। जैसे B से A पे, A से C पे इज सेम एज फाइंडिंग पॉइंट A दैट गिव द शॉर्टेस्ट पाथ B से A पे और A से C डैश पे, तो वो दोनों बराबर है, अभी हम ऊपर समझ के आए हैं। बट द सॉल्यूशन टू द लेटर प्रॉब्लम इज क्लियर, चूज A ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम A को क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे ही चूज करेंगे। BC डैश, सिंस BC डैश जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है B से C तक का, क्योंकि B to A और A to C ये लॉन्गेस्ट पाथ है। तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल ABC, इसलिए इस वाले ट्राइंगल का मिनिमम पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब क्या है? बाउंड्रीज ना, तो जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री होगी वही तो लोगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इससे ये प्रूफ किया कि जो ट्राइंगल ABC है उसका मिनिमम पेरीमीटर, पहले हमने रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्शन और उससे हमने देखा ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट है और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपके पास फिगर इट आउट है, यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड है। टोटल आपके पास 7 या 8 फिगर इट आउट है, देन आपके पास दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो फिगर इट आउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप ये टॉपिक समझ लो, कहीं दिक्कत लगे साथ साथ कमेंट करके बता देना। थैंक यू।